गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज की जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है वायरस के बारे में और वायरस जनित रोगों के बारे में। यानी हम ये देखेंगे कि वायरस क्या है, किस प्रकार से कौन कौन से रोगों का ये कारण बनते हैं और वायरस के कारण जब भी कोई रोग होता है तो वो सबसे ज़्यादा किस विशेष अंग को प्रभावित करता है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो बहुत ही काम की और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर वायरस के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, जब भी हम ऑनलाइन वीडियो देखें जो भी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो नोटबुक साथ लेकर बैठें ताकि हम भली भांति चीजों को समझ सकें। सबसे बात करेंगे सबसे पहले वायरस की खोज के बारे में कि वायरस की खोजकर्ता कौन है। तो एक नाम आता है इवोनोवस्की। इवोनोवस्की ने जिस वायरस को खोजा दोस्तों, उसका नाम है TMV, यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। ये इसे बोल देते हैं तंबाकू मोजेक वायरस। क्या बोल देते हैं? तंबाकू मोजेक वायरस। सबसे पहले इन्होंने तंबाकू के जो पर्ण है उसमें इस वायरस को खोजा। ठीक है, आगे देखिए। ये जो TMV वायरस है ये इवानोव्स्की ने खोजा। और वायरस के बारे में एक विशेष बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो क्या है कि वायरस को आपसे कहे कि क्या वायरस जीव है या वायरस निर्जीव है या क्या है, तो दोस्तों याद रखिए वायरस को माना जाता है सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी। यानी कि वायरस के अंदर सजीव के भी लक्षण पाए जाते हैं और किसके? निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। कैसे समझिए इसको? जैसे ये कोई जीव है, मतलब जीव यानी कि आपका ही मैंने यहां पर एक फोटो बना दिया, मतलब एक डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए कोई वायरस है। ठीक है, कोई भी वायरस हो सकता है, रोगजनक आर्बो वायरस हो सकता है, डेंगू का या कुछ रेबीज का वायरस हो सकता है। और ये वायरस जब किसी सजीव कोशिका के बाहर होता है, किसी जीव के बाहर होता है, किसी प्लांट के बाहर होता है, तो ये व्यवहार करता है निर्जीव की तरह। कैसे निर्जीव की तरह व्यवहार करता है? जब वायरस बाहर रहता है तो ना भोजन करता है, ना गमन करता है, ना परिसंचरण करता है, और ना ही ये किसी प्रकार की जो है इसमें ऐसी गतिविधि पाई जाती है जिससे हम इसको लिविंग्स में काउंट कर सकें या इसको सजीव कह सकें। तो इसलिए वायरस जब बाहर रहता है तो कैसे बिहेव करता है? बिल्कुल कंकर पत्थर की तरह। जैसे कंकर पत्थर नहीं होता, ना भोजन करता है ना गमन जनन करता है, ठीक ऐसे ही व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी भी माध्यम से, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो भोजन हो या फिर कोई जैविक प्रक्रिया हो, उसके माध्यम से जैसे ही किसी सजीव कोशिका में या किसी जीव के अंदर ये प्रवेश करता है तो वहां पर जाने के बाद में ये व्यवहार करता है कैसे? लिविंग्स की तरह, सजीव की तरह व्यवहार करता है। ये भोजन भी करता है, सबसे पहले भोजन करता है शरीर के अंदर जाने के बाद, सेल्स के अंदर जाने के बाद, क्योंकि बहुत दिन से भूखा है ना, तो सबसे पहले भोजन करता है। फिर वहां पर ये क्या करता है? फिर ये अपनी संख्या में वृद्धि यानी कि जनन करता है। और बाद में फिर जिस भी रोग का वो वायरस है, उस रोग के लक्षण उस शरीर में या उस सेल्स में वो इंगित करने लग जाता है, दर्शाने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है वायरस को। आगे देखो वायरस के बारे में। वायरस जब सजीव कोशिका के बाहर होता है तो एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं वीरियोन। क्या बोलते हैं? वीरियोन। वायरस सजीव कोशिका के बाहर वीरियोन के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्टैनले। स्टैनले ने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया किसने? स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने। इसके अलावा आप कहीं पर भी पढ़ेंगे जंतु वायरस। जंतु वायरस यानी कि जो जंतुओं में रोग करते हैं, उनमें आपसे पूछे कि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो याद रखिए जंतु वायरसों में आनुवांशिक जो पदार्थ है वो होता है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, DNA। और DNA कहाँ पर पाया जाता है? हमें वैसे पता है ना, सेल्स के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें DNA, आनुवंशिक पदार्थ DNA RNA होते हैं।
लेकिन अगर वायरस की बात करें, अगर वो जंतु वायरस है तो आनुवंशिक पदार्थ होगा डीएनए, और अगर वह पादप वायरस है, पादप वायरस यानी जो प्लांटों में रोग करता है, और जंतु वायरस यानी जो जंतुओं में रोग करता है, तो अगर वह पादप वायरस है तो उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वह क्या होगा? आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एड्स की, यानी कि जो एचआईवी वायरस है, एचआईवी का वायरस, रेट्रोवायरस जिसे बोलते हैं। रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है, तो इसके अपवाद भी हैं कुछ, जबकि होना चाहिए जंतु वायरस के लिहाज से क्या? डीएनए होना चाहिए, क्योंकि एड्स जो रोग है वो जंतुओं में होता है, एनिमल्स में होता है, मानवों में होता है, और जंतु वायरस हम जानते हैं क्या होता है? डीएनए। लेकिन ये कैसा है? एचआईवी वायरस जो है आरएनए है। तो ऐसे अपवाद भी हैं साइंस में बहुत सारे। इसके अलावा वायरस को लेकर के एक बात और याद रखिए, वायरसों पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। एंटीबायोटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। और आपने इसका नाम जो है सुना होगा कहीं ना कहीं, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें एक, अगर बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं तो उनके लिए एक एंटीबायोटिक लिखता है। हम बोलते भी जनरली कि एंटीबायोटिक देना, ये एंटीबायोटिक देना। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक ऐसा रसायन होता है जो किसी सूक्ष्म जीव से प्राप्त है। जैसे मान लीजिए ये रसायन है कोई, ये इस सूक्ष्म जीव से प्राप्त है, इसका उपयोग किसी अन्य सूक्ष्म जीव को नष्ट करने में या उसकी वृद्धि को रोकने में किया जाता है। तो ये क्या है? एंटीबायोटिक ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग किसी सूक्ष्म जीव को नष्ट करने या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, और ये सामान्यतः यूज आते हैं बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं उसमें इनका यूज होता है। तो क्या वायरस में ये यूज कर सकते हैं या करते हैं, नहीं करते हैं? तो याद रखिए, वायरसों में एंटीबायोटिक जो है वो प्रभावहीन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये असर नहीं करते, इफेक्ट नहीं डालते। इसलिए आप ने देखा जो वायरस यानी जितने भी रोग होते हैं उनमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती सामान्यतः, क्योंकि असर नहीं करती है। और इसीलिए वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें देखा जाता है कि वायरस की बीमारियां का या तो इलाज नहीं होता, ये बहुत टफ इलाज होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक इन पर असर नहीं करती। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे वायरसों को लेकर के, कि वायरस के ऊपर जो है प्रोटीन का आवरण होता है। किसका? प्रोटीन का आवरण वायरस के ऊपर होता है, और वायरस में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है वायरसों में। हमें पता है पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ऐसे ही कवक की जो कोशिका भित्ति है वो भी उपस्थित, कवकों में भी उपस्थित हो सकती है। जंतुओं में जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, क्या होती है? उसमें प्रोटीन का आवरण, या हम कह सकते हैं प्रोटीन और सेलुलोज, मतलब वसा और प्रोटीन से बनी हुई क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस पर प्रोटीन का आवरण तो पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये तो वायरसों के बारे में ये चर्चा हो गई कि खोजकर्ता क्या है और वायरसों के बारे में किस प्रकार से कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब पढ़ते हैं वायरस जनित जो रोग हैं उनकी चर्चा हम करेंगे कि कौन कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं और क्या क्या उनका जो है प्रभावित अंग है। तो इसको आप एक बहुत ही आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसमें आपके 18 से लेकर के 20 जो रोग हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, लिखा ही ऊपर वायरस जनित रोग, यहां लिखेंगे ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? तो आपको याद रखना है, रेखा हमें हिट करके अपोचे छोड़ गई, अपोचे छोड़ गई से सब्जी, से सब्जी किसी व्यक्ति का नाम है, से सब्जी किसी व्यक्ति का नाम है। आप इस तरह से याद रखिए, यानी कि किसी व्यक्ति ने से सब्जी से कहा कि रेखा हमें हिट करके कहां पर छोड़ गई? अपोचे। अपोचे किसी स्थान का नाम है, ये तो क्या है? कोई स्थान है। और ये क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने सेसब जी से कहा कि रेखा हमें हिट करके कहां छोड़ गई? अपोचे छोड़ गई।
रेखा हमें हिट करके कहाँ छोड़ गई, अपोचे छोड़ गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या बात हुई, ये रेखा कौन है, अपोचे कौन है ये तो आपको उससे मतलब नहीं है, इनसे जो है जो हम रोग याद कर सकते हैं उस पर हम ध्यान दें। रेखा हमें हिट करके कहाँ छोड़ गई, अपोचे छोड़ गई, से सब्जी, ये इसका एक फॉर्मूला हो गई जिससे हम ज्यादातर जो रोग है वो याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ट्रिक ऐसी बना सकते हो जिससे हम अमूमन रोग को याद कर सकें। तो यहां तो लिख देंगे रोग का नाम, रोग का नाम, ठीक है। और यहां हम लिखेंगे प्रभावित अंग, कि कौन सा रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग। क्योंकि विशेष रोग में कोई शरीर का विशेष अंग जो है ज्यादा प्रभावित होता है, तो उस अंग की यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर 1 नंबर पर, देखो एक एक शब्द से रोग बनेगा, इससे याद रखिए, करके को छोड़ दें और गे को छोड़ दें, इन दोनों से रोग नहीं बनेगा, बाकी सभी अक्षरों से, सभी शब्दों से यहाँ जो है अक्षर जो है उनसे रोग बनेगा कोई कोई। सबसे पहले क्या है, रे, रे से आपने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया होगा मेरे हिसाब से, रेबीज, रेबीज को ही बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब जल, फोबिया का मतलब डर, यानी कि जिसमें डर लगे किससे, जल से, वो है हाइड्रोफोबिया। इसी को बोलते हैं जल भित्ति रोग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया यहां से कि जल भित्ति रोग जो है कैसा रोग है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, कवक जनित है, या जो है कृमि के कारण होता है। तो कैसा है ये, वायरसों के कारण होने वाला रोग है। और रेबीज रोग में जो प्रभावित अंग है वो है तंत्रिका तंत्र। क्या है, तंत्रिका तंत्र। दोस्तों रेबीज रोग में होता क्या है कि इसमें अगर कोई संक्रमित कुत्ता है या संक्रमित कोई बंदर है या कोई संक्रमित बिल्ली है, तो इनके द्वारा किसी व्यक्ति को काट लिया जाता है। अगर इन जीवों में की लार में मैं कहूं रेबीज का वायरस है, जिसे रैबिडो वायरस भी बोलते हैं, रेबीज वायरस बोलते हैं, वो वायरस अगर है और इन्होंने किसी व्यक्ति को काटा है, तो ये आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति को काटा है उसमें ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जो है वायरस फैल जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा, रेबीज रोग हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रेबीज हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति रोग, ठीक है, जिसमें पानी से व्यक्ति को डर लगने लग जाता है। आजकल तो इसका तो इलाज है वैसे, लेकिन एक समय ऐसा था कि रेबीज का बिल्कुल भी इलाज नहीं था और इससे बड़ी संख्या में जनहानि होती थी, है ना। इसके अलावा आगे देखिए सेकंड रोग कौन सा है, ख से आ जाएगा खसरा। क्या है, खसरा, इसे ही बोलते हैं मीजल्स, खसरा या मीजल्स। इससे प्रभावित क्या होते हैं, श्लेष्मा, श्लेष्मा झिल्ली है एक तो, और त्वचा, फीवर हो जाता है इसमें। इसके अलावा स्किन पर, फेस पर दाने दाने जैसी त्वचा बन जाती है। आगे देखिए है से आ जाएगा हर्फिज। है से क्या है, हर्फिज। और हर्फिज रोग जो है इसमें जननांग प्रभावित होते हैं, या मैं कहूं जननांगों की जो त्वचा है, त्वचा वो प्रभावित होती है। इसमें खुजली चलने लगती है, स्पॉट से बन जाते हैं। ये सामान्यतः साफ सफाई के अभाव के कारण होता है। वैसे कैसा रोग है, वायरस जनित है। में से जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा मम्पस। क्या है, मम्पस, या इसे ही बोलते हैं कनफेड या कनफड़ा, या इसे ही गलसुआ रोग भी बोलते हैं, गलसुआ। आपने देखा होगा कभी इस साइड से थोड़ा सूजन सी आ जाती है, वहां पेन होता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो मम्पस या कनफेड है और ये वायरस जनित है। इसके अलावा प्रभावित अंग कौन सा है, तो इसमें प्रभावित अंग है क्या, पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि जो है इसमें प्रभावित होती है, ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर पर कौन सा है, ही से। ही से जो रोग है वो है हिपेटाइटिस। कौन सा है, हिपेटाइटिस। और हिपेटाइटिस के बारे में आप याद रखना अच्छी तरह से। एक बात तो ये कि इसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं इसको, जॉन्डिस। इसके अलावा हिपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, यानी मुख्य रूप से 5 प्रकार का, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, डी और ई। अगर इसमें सबसे घातक देखें तो सबसे घातक होता है हिपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग जो है वो होता है कौन सा, लीवर, यानी कि यकृत इसमें प्रभावित होता है। लीवर, यकृत एक ही बात है, इसी को एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं जिगर। और किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर
जिगर का मतलब तो दिल होता है, हृदय होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जिगर का टुकड़ा। लेकिन याद रखिए आप, जिगर का टुकड़े का मतलब दिल का टुकड़ा नहीं है, जिगर के टुकड़े का मतलब लीवर का टुकड़ा है ना, यकृत का टुकड़ा है जो है। तो इसमें आगे हम देखिए कौन सा रोग है अब। कैसे हो जाएगा एक रोग जो नेत्र से संबंधित है, नाम है इसका ट्रेकोमा। ट्रेकोमा नेत्र प्रभावित होती है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला रोग आप देख सकते हैं, इससे कोई रोग नहीं बनेगा करके, ए से जो रोग बनेगा ए, इसको आप एड्स इस रूप में लिख सकते हैं। एड्स, एड्स का पूरा नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम हो गया। कई बार आपसे पूरा नाम भी इसका फुल फॉर्म पूछ लें। और एड्स में जो प्रभावित अंग है वो क्या होता है, तो दोस्तों इसमें क्या है, इम्यूनिटी प्रभावित होती है, या मैं कहूं प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, जब भी कोई जीव, कोई परजीवी, कोई पैरासाइट, कोई जीवाणु, कोई कवक, कोई वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण करता है या शरीर में एंटर करता है, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो एक तंत्र है, सिस्टम कार्य करता है, वो उसे मार करके नष्ट कर देता है, ठीक है। तो वही क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम। तो एड्स में सबसे ज्यादा वीक होता है प्रतिरक्षा तंत्र। या मैं अगर और डीपली पूछे तो इसमें WBC की जो संख्या है की संख्या में कमी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। मोनोसाइटें, लिम्फोसाइटें कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगला रोग कौन सा है, पो से हो जाएगा आपका जो है पोलियो। पोलियो, इससे क्या प्रभावित है, इसमें मेरुरज्जु प्रभावित होता है। और पोलियो से संबंधित एक बात और याद रखते चलिए आप, कि भारत को सन 2014 के अंदर पोलियो ग्रसित जो देश है उन सूची से बाहर कर दिया है। और इसका जो बड़ा कारण रहा वो रहा पल्स पोलियो अभियान। आपको पता है पल्स पोलियो अभियान के तहत जो है हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की, जिसे बोलते हैं ना पल्स पोलियो अभियान, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन के रूप में जो मुख्य के द्वारा दी जाती है, वो एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे क्या हुआ कि भारत को उन देशों की सूची से बाहर कर दिया जो पोलियो से ग्रसित थे। अब भारत इस सूची से पूरी तरह से बाहर है ना। तो पोलियो में प्रभावित क्या होता है, मेरुरज्जु। और पोलियो में क्या होता है, व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है, या तो उसका पूरा भाग या आधा शरीर या पैर विशेषकर जो है इसमें पैरालिसिस हो जाता है। व्यक्ति चलने फिरने में भी कैसा रहता है, असमर्थ रहता है, ठीक है। ये है पोलियो। अगला रोग है इसमें चेचे आ जाएगा, इसमें क्या, चेचक। जैसे इसमें चेचक, और चेचक में जो प्रभावित अंग है वो क्या है, त्वचा है। चेचक के साथ साथ में ही आप याद रखना, ये छो से आ जाएगा छोटी माता। क्या है, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं इसमें। इसमें भी प्रभावित अंग क्या है, त्वचा ही है। इसमें क्या है, शरीर पे, पूरे शरीर पे दाने दाने से चकत्ते से आ जाते हैं। उसमें स्किन सूखी सूखी होकर के जो वहां से कुछ पपड़ी सी बन के उतरने लगती है, व्यक्ति को खुजली चलती है। वायरस जनित रोग है, और ये मुख्य रूप से एक संक्रामक बीमारी है जो तेजी से फैलती है। अगर परिवार में एक व्यक्ति को है तो सामान्यतः पूरे परिवार को होने की संभावना प्रबल इसमें रहती है। तो ये हम याद रखें, सभी कैसे रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं। 10 रोग हो गए हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम जो बाकी के कुछ और 7-8 रोग बचे हुए हैं उनको हम चर्चा करेंगे, ठीक है, हो गया। एक बात और आप याद रखते चलिए, वायरसों के बारे में हम देखें कि अभी तक जो भी रोग हमने पढ़े हैं, चाहे वो कवक जनित हो, चाहे प्रोटोजोआ जनित हो, जिसकी वीडियो पहले अपलोड कर दी गई है अपने द्वारा, उनमें अगर हमने देखा, आपने अगर उसमें पढ़ा हो, तो उनकी संख्या काफी कम है अगर हम तुलना करें किससे, वायरस से। क्योंकि किसी के 10 है, किसी में 7 रोग है, किसी में 5-6 रोग हैं। लेकिन वायरसों की रोग की जो संख्या है वो इन सब के हिसाब से हम देखें तो सबसे ज्यादा है, यानी कि वायरस से होने वाले जो रोग है वो सबसे ज्यादा है संख्या। अगला रोग है 11 नंबर पर हम डालें, यहां पर क्या है, डे से आ जाएगा आपका डेंगू। और डेंगू को ही बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं इसको, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगू में प्रभावित क्या होता है, तो इसमें एक तो प्रभावित होता है रक्त। लेकिन ऑप्शन में आपको रक्त ना मिले, रक्त में भी एक विशेष यहां पर शब्द दे, आपको दे यहां पर प्लेटलेट्स। क्या दे यहां पर, प्लेटलेट्स। तो आप प्लेटलेट्स को ठीक मानेंगे, या इसके स्थान पर दे आपको क्या, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स।
तो आप थ्रोम्बोसाइट्स को भी ठीक मानेंगे, ठीक है। या आपको यहाँ पर बिंबाणु दे तो बिंबाणु भी ठीक है, और या आपको जो क्या दे, पट्टिकाणु दे, ये सभी नाम जो है एक ही नाम है। रक्त में 3 प्रकार की सेल्स होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है उसी का नाम थ्रोम्बोसाइट्स, बिंबाणु या पट्टिकाणु है। तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है डेंगू रोग में, क्योंकि डेंगू रोग का जो वायरस है जिसका नाम है आर्बो वायरस, ये वायरस क्या है, तेजी से प्लेटलेट्स का भक्षण करता है। इसीलिए आपने कभी सुना होगा अपने आसपास में, जिन व्यक्तियों को डेंगू होता है उनमें प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी आती है, और इतनी कमी आती है कई बार तो कि उनको ब्लड की बजाय प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के उनकी जान बचती है, वरना जीवन का खतरा भी यहाँ पर हो जाता है। और अगर देखें हम तो डेंगू का जो मृत्यु दर है, डेंगू रोग की जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और कोरोना के ठीक बाद में इसकी जो संख्या है वो काफी बढ़ गई थी, इस रोग में पेशेंटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो डेंगू रोग हो गया। डेंगू के आगे आता है नाम इन्फ्लुएंजा का, किसका, इन्फ्लुएंजा। तो ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र है, क्या है, श्वसन तंत्र, ठीक है। अब श्वसन तंत्र में वो क्या देते हैं, जैसे इसमें विशेषकर तो इसमें नेत्र जो है और गला इसमें प्रभावित होते हैं, नेत्र, गला, फेफड़े। इसके अलावा ई से हो गया से हो जाएगा आपका जो है सारस। सारस जो रोग है इसमें भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है, और श्वसन तंत्र में भी हम देखें मुख्य रूप से तो इसमें जो है गला, फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेत्र भी इसमें प्रभावित होती है, नेत्र लिख लीजिए। इसके अलावा ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से भी सवाल पूछा गया कई बार, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में एक तो आप ये याद रखिए कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित अंग श्वसन तंत्र अगर आता है तो ये भी ठीक मानेंगे हम। इसके अलावा इसमें अलग से अगर नेत्र दें, नेत्र व फेफड़े, तो ये भी इसमें करेक्ट है, ठीक है। स्वाइन फ्लू के बारे में एक बात और कि ये वायरस कौन सा है, इसका वायरस का नाम है H1N1। क्या नाम है, H1N1 स्वाइन फ्लू का वायरस है। मुख्य से जो रोग है उनके वायरस हम याद रखेंगे, जैसे डेंगू क्या है, आर्बो वायरस है, ठीक है। इसी तरह से एक है बै, अगला क्या है, बै, तो इससे आ जाएगा बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू जो है वह होता है मुर्गियों के कारण। वाहक क्या है, इसमें मुर्गी है। स्वाइन फ्लू में वाहक यानी फैलाने वाला, इसमें होता है सुअर और इसमें होता है मुर्गियां। इसका जो रोग कारक है जिसके कारण ये होता है बर्ड फ्लू रोग, ये क्या है, H5N1 वायरस। क्या है, H5N1 वायरस। देखो एक बात मैं आपको वो यहाँ पर अपन क्लियर कर लें, एक तो होता है रोग कारक, एक होता है रोग वाहक। रोग कारक का मतलब जिसके कारण रोग होता है, जैसे डेंगू की बात करें तो डेंगू रोग होता है किसी कारण से, आर्बो वायरस के कारण, वायरस जनित रोग है आर्बो वायरस के कारण। तो रोग कारक या रोगजनक तो हो गया आर्बो वायरस, और रोग वाहक यानी किसके वजह से फैलता है, तो ये फैलता है एडिस मच्छर के कारण। किसी कारण, एडिस मच्छर के कारण। यह पूरा नाम है एडिस इजिप्टाई मच्छर। क्या नाम है, एडिस इजिप्टाई मच्छर इसका नाम है। जबकि रोग कारक का जो नाम है वो क्या है, आर्बो वायरस। कारक का मतलब जिससे रोग होता है, कारक या रोगजनक भी बोल सकते हैं। और वाहक का मतलब रोग को फैलाता कौन है, एक रोगी से दूसरे जो स्वस्थ इंसान है, स्वच्छ जो इंसान है उसमें किसके माध्यम से पहुंचता है, तो वो किसके माध्यम से, एडिस इजिप्टाई मच्छर के माध्यम से। इस मच्छर को कहीं कहीं पर एडिस मच्छर लिख देते हैं या कहीं कहीं पर एडिस इजिप्टाई मच्छर लिख देते हैं। यानी कि एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग को पहुंचाने का काम करता है वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं क्या कहलाता है, रोग वाहक कहलाता है। जैसे यहाँ पर स्वाइन फ्लू का सुअर है, बर्ड फ्लू का क्या है, मुर्गी है, और वहां पर क्या है, एडिस इजिप्टाई मच्छर है। तो इसमें प्रभावित अंग क्या है बर्ड फ्लू में, इसमें भी आपका श्वसन तंत्र ही है, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में विशेष देखें तो गला और फेफड़े है ना, ये इसमें मुख्य है। आगे देखिए हम जी से जो रोग है वो एक रोग है जिनका नाम है जी का रोग, और इसका वायरस है जी का वायरस ही। इसमें भी प्रभावित अंग जो है वो होता है क्या, श्वसन तंत्र ही होता है। इसके अलावा लास्ट में है जी के बाद ई का मतलब हो गया इबोला।
और इबोला रोग, आप याद रखिए, इबोला रोग में ये वायरस भी इबोला वायरस के कारण होता है। इसमें भी प्रभावित अंग तो क्या है, श्वसन तंत्र ही है, लेकिन इसमें हम विशेष जो स्थिति है वो लिख देते हैं। इसमें नाक और कान से रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव, और व्यक्ति को तेज फीवर आता है। तो ये है इबोला, ये होता है फलहारी चमगादड़ के कारण, यानी इसका जो वाहक है, रोग को फैलाने का जो काम करता है इबोला का, वो है फलहारी चमगादड़। ठीक है, जबकि ये रोग किसके कारण से होता है, वायरस के कारण, जिसका नाम इबोला वायरस है ना। अगला एक रोग है जिसको हम बोलते हैं, यहां इसको लिखें 18 के बाद 19, एक रोग है जुकाम, कॉमन कोल्ड जिसे बोलते हैं। तो कॉमन कोल्ड जो है ये भी वायरस के कारण होती है। इसका वायरस जो है वो है राइनो वायरस। कौन सा है, राइनो वायरस। याद रखिए, जुकाम जो होती है वो वायरस के कारण होती है, और इसमें प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र है। लेकिन अन्य अगर रोगों की हम बात करें तो वायरस जनित जो रोग हैं वैसे वो घातक होते हैं, सामान्यतः देखा गया है, लेकिन जुकाम इतनी घातक नहीं है, सामान्यतः ठीक हो जाती है। और देखा ये जाता है कि जो ठंडे मौसम है, ठंडे में ये जुकाम होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है, राइनो वायरस, ये ठंडे प्रदेशों में, या मैं कहूँ कि ठंड में ये जो है ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। अगला रोग है 20 नंबर पर, जिसे बोलते हैं हम कोरोना। जो भयंकर महामारी हमने अभी देखी पूरे विश्व भर ने, कोरोना, या इसे बोल दें कोविड-19। इसके बारे में तो ये याद रखें, कोविड-19 जो है CO से का मतलब हो गया यहाँ पर कोरोना। इसके अलावा V का मतलब हो गया वायरस, और D जो है इसका मतलब हो गया डिजीज। ठीक है, डिजीज। और 19 का मतलब यहाँ पर 2019, क्योंकि 2019 में हमें पता है वुहान जो शहर है चीन का, वहां पर इसको सबसे पहले देखा गया है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कोविड-19 रख दिया। इस रोग में प्रभावित जो अंग है वो क्या है, श्वसन तंत्र। वैसे तो पूरा श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है, लेकिन इसमें मुख्य जो प्रभावित होता है, एक तो है गला और एक है फेफड़े, लंग्स जो है। आपने देखा कि जो सेकंड वेव थी उसमें तो फेफड़े में पूरा जो है म्यूकस भर गया और व्यक्ति को कृत्रिम ऑक्सीजन देनी पड़ी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है, फेफड़ा और गला जो है, गला भी पूरा जो है भर जाता है इस तरह से। ये है कोरोना महामारी के रूप में जो है रोग। कोरोना के बारे में एक बात और याद रखेंगे, ये जो है रोग, ये आरएनए है, एकल रज्जु की आरएनए वायरस, एकल रज्जु की आरएनए वायरस है। आरएनए क्या है, वायरस है। ठीक है, ये वाला। तो ये कुछ एक रोग हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी इनका। ये कुछ रोग है जो कैसे हैं, वायरस जनित रोग हैं। और वायरस जनित रोगों में आप अगर ये याद रखते हैं ट्रिक, रेखा हमें हिट करके आप पोछे छोड़ गई से सब्जी, तो इस ट्रिक से हम बड़ी आसानी से लगभग 20 की संख्या में इन रोगों को याद कर सकते हैं। ये याद करने से आपको एक फायदा ये है कि आपने ये तो बता ही देंगे कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है। तो आपको एक ऑप्शन तो क्या देंगे, वायरस का, और 3 ऑप्शन आपको प्रोटोजोआ, कवक, या जो है किसी फंगी के कारण होने वाला, किसी कृमि के कारण होने वाला देंगे। एक आपको दे देंगे वायरस जनित वाला। तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है, एक आपको दे दिया इन्फ्लुएंजा, एक दे दिया आपको जो है इसमें मान लीजिए हेजा दे दिया, आपको कोई टाइफाइड दे दिया, ठीक है, आपको गंजापन रोग दे दिया, या आपको कोई अन्य रोग का नाम वहां पर बता दिया, ठीक है, कृमि जनित कोई रोग। तो आप क्या बताएंगे इसमें से, इन्फ्लुएंजा कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है। इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आगे बने रहिए।